चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग आप देख रहे हैं हमारी ये महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि ग्रहण काल के दौरान जो कि अभी चल रहा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये ग्रहण कितना शुभ है, ये ग्रहण अशुभ भी है तो हमें क्या करना है, देश दुनिया पर इसका कितना असर होगा, और साथ ही साथ ग्रहण काल के बाद यानी समाप्ति के बाद आपको किस तरीके से दान करना है, ग्रहण काल के दौरान किन मंत्रों का जप करना है और इससे हम किस तरीके से सकारात्मक ऊर्जा ले सकते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार परिचय करा देती हूं। संजय जी हमारे साथ अभी भी जुड़े, बहुत स्वागत है। नंदिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिवाकर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, राशियों के बारे में हमें बता रहे हैं, आपकी राशि पर कितना असर होगा वो भी बता रहे हैं। अरविंद जी हमारे साथ है, मनीषा जी हमारे साथ है। तो बिना वक्त गवाए 6 राशियां जो आखिर की बची हैं उनके पास चलते हैं। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। दिवाकर जी, कितना असर इन पर होगा, फिर उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के पास जाएंगे। तुला राशि के लिए जो तुला राशि पर ही लग रहा है, स्वाति नक्षत्र तुला राशि पर तो ग्रहण ही लग रहा है, इसलिए मानसिक अस्थिरता में इनके वृद्धि की स्थिति बन रही है। परिश्रम में अवरोध की स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है, दशम का कारक है, कुछ अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मन अशांत बना रहेगा, कमर एवं कंधे के दर्द से इनको सतर्क रहना चाहिए। तनाव की स्थिति हो, कष्ट की स्थिति हो सकती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा, सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन की ही स्थिति बनी हुई है। सप्तम और लग्न पर ही, राशि पर और सप्तम भाव पर ही राहु और केतु का संबंध बना हुआ है, स्थिति बनी हुई है, दृष्टि पड़ रही है। प्रेम संबंधों में भी अवरोध की स्थिति है। साथ ही साथ संतान पक्ष से देखा जाए तो शुभ समाचार की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। शुगर आदि की समस्या यदि पहले से पीड़ित है तो इस बीच में आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। उपाय में आप देखेंगे तो माता लक्ष्मी और चंद्रमा के मंत्रों का खूब जप करना चाहिए। साथ ही साथ पीला फल, पीला पुष्प, पीला वस्त्र और हल्दी का दान करना विशेष तौर पर लाभदायक होगा। वृश्चिक राशि वालों की बात करेंगे तो वृश्चिक राशि में गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगा। इन क्षेत्रों पर खर्च बढ़ेगा। माता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता की स्थिति भी बनेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं से यदि आप जुड़े हैं, कंपटीशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। दूरस्थ यात्राओं का योग बनेगा, सुदूर यात्रा कर सकते हैं आप। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, साथ ही साथ धन लाभ की स्थिति बनेगी। मित्रता में भी वृद्धि होगी। वाणी की तीव्रता पर आपको ध्यान रखने की विशेष तौर पर आवश्यकता है और मनोबल को ठीक रखना है, क्योंकि आपका लग्न का राशि का जो कारक ग्रह है वो नीच स्थिति में जा रहा है, मंगल, तो आपके मनोबल को ठीक रखना होगा। माता गौरी और माता दुर्गा की खूब उपासना करना है। चंद्रमा के मंत्रों का खूब जप करना है, तथा 2 रंगा वस्त्र और 1 अधपका कद्दू किसी भी गरीब को दान कर दें, इससे बेहद लाभ होगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा। धनु राशि की बात करेंगे तो पराक्रम, सम्मान, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। भाई, बंधुओं, मित्रों के सहयोग सानिध्य में भी वृद्धि की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ प्राप्त होगा कर्म के साथ। यदि आप कर्म करेंगे सकारात्मक रूप से तो आपका भाग्य साथ देगा। क्रोध में वृद्धि हो सकती है, इसलिए क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। दाम्पत्य जीवन इसी कारण से थोड़ा सा कलहपूर्ण हो सकता है, यहाँ ध्यान देना है आपको। आंतरिक रोग के कारण तनाव की स्थिति बन सकती है। स्किन एलर्जी से आपको तनाव की स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ आपका जो राशि का कारक ग्रह है बृहस्पति महाराज, वो पीड़ित स्थिति में है। ऐसे में शल्य चिकित्सा अथवा चोट लगने की संभावना हो सकती है। सतर्क रहना है। सतर्क रहकर कार्य करेंगे तो थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव कम मिलेगा। भगवान शिव के किसी भी मंत्र का आपको जप करना है। साथ ही साथ चंद्रमा के वस्तुओं का दान करना है, जैसे चावल का, सफेद वस्त्र का, चीनी का, दूध का, दही का, इनका आप दान करेंगे तो आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन ज्यादा दिखाई देगा। मकर राशि की बात करेंगे तो मकर राशि में धन एवं धन संबंधित कार्यों में प्रगति की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार में वृद्धि की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। गृह और वाहन सुख पर खर्च हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है, घबराहट बढ़ सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव में थोड़ा सा नकारात्मकता बनी हुई है। सूर्य की स्थिति है, राहु की स्थिति बनेगी, तो ऐसे में थोड़ा सा सीने की तकलीफ, चतुर्थ भाव पीड़ित होगा, माता का पक्ष कमजोर होगा, सुख में कमी महसूस होगी, नींद कम आएगी, ऐसी भी समस्या आपके साथ हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है
इस पक्ष से प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय की स्थिति बनेगी। कंपटीशन का क्षेत्र आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अच्छा करेंगे तो मनोबल ठीक रखेंगे तो बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। बौद्धिक क्षमता के आधार पर आप कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। चंद्रमा एवं माता दुर्गा के मंत्रों का खूब जप करना है ग्रहण काल के दौरान, उसके बाद भी आप करें। साथ ही साथ पीला पुष्प, पीला फल, पीला चंदन, रक्त चंदन, तांबे का पात्र और हल्दी का दान करना आपके लिए खूब फलदायी होगा, शुभ फलदायी होगा, सकारात्मक परिणाम प्रदायक होगा। कुंभ राशि की बात करेंगे तो मनोबल और स्वास्थ्य दोनों आपका सकारात्मक बना रहेगा, परिवर्तन अच्छा होगा, पराक्रम बढ़ेगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में के लिए भी समय ठीक है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहना है। चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बनती हुई दिख सकती है, ऐसी स्थिति बना रहा है ग्रह। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलने की संभावना ठीक है, बेहतरीन है। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत बना रहेगा, भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा, लेकिन परिश्रम पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आप बेहद सतर्क रहिएगा, उनका तबीयत खराब हो सकता है, सीने की तकलीफ उनकी बढ़ सकती है, या पुरानी कोई बीमारी है तो इस बीच में बढ़ सकती है, खर्च करा सकती है आपकी। आपको क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है या भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का खूब जप करना है। साथ ही साथ चंद्रमा का दान आपको करना है। चावल, चीनी, दूध, सफेद चंदन, सफेद वस्त्र का दान करेंगे, शिव जी पर दूध चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा। और मीन राशि की बात करेंगे तो मीन राशि में के कारक होते हैं बृहस्पति महाराज, वो पीड़ित स्थिति में है, तो थोड़ा बृहस्पति के लिए आपको उपाय करना चाहिए। क्या करेंगे, धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगा, पारिवारिक तनाव में वृद्धि हो सकती है, पारिवारिक कार्यों पर खर्च हो सकता है, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। इस ग्रहण काल के बाद भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसके कारण आपका पारिवारिक जो व्यवस्था है वो चरमरा सकती है, अवरोध की स्थिति में जा सकते हैं आप। गृह और वाहन सुख को लेकर के थोड़ा सा परिवर्तन सकारात्मक दिख रहा है, कुछ खर्च करेंगे, कुछ नए वाहन आ सकते हैं, गृह खरीद सकते हैं, गृह निर्माण पर खर्च कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। परंतु स्वास्थ्य पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, मनोबल पर विशेष तौर पर कंट्रोल रखना चाहिए। साथ ही साथ राहु के मंत्रों का जप करिए, गणेश जी के मंत्रों का खूब जप करिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे तो भी आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। साथ ही साथ लाल चंदन, लाल फल, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, तांबे का पात्र किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप देंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ज्यादा होगा। बिल्कुल और साथ ही साथ यदि आप सामान्य तौर पर दान करना चाहते हैं, जो लोग भी दान करना चाहते हैं इस ग्रहण काल के बाद, तो वे लोग मुख्य रूप से एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि राहु, केतु, चंद्र और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान जरूर करें, जिसमें गुड़, रक्त चंदन, तांबे का बर्तन, चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, घृत, सप्तधान्य, काला वस्त्र, लोहे का बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर जी, लौटते आपके पास तमाम दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी बिल्कुल, आपने तमाम राशियों के बारे में बताया, वो तमाम लोग जो अभी सुन रहे होंगे उन्होंने अपनी अपने राशिवार सुना कि किन्हें क्या असर पड़ेगा इस चंद्र ग्रहण का किन पर। लेकिन इस बीच ये भी अब जानना जरूरी है क्योंकि मनीषा जी लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ। मनीषा जी, आपसे ये जानेंगे, एक इसे भ्रांति कहिए या फिर कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है, एक बार फिर से हमने पहले भी जिक्र किया था, एक बार फिर से आपसे विस्तार से जानना चाहूंगी, खास करके जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, गर्भवती महिलाएं, उन्हें विशेष करके इस दौरान कई सारे उनके डूज एंड डोंट्स बनाए गए हैं। तो ये बताइए कि वाकई इस चंद्र ग्रहण पर ये, या फिर जब पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण पड़ता है और वाकई असर पड़ता है तो उसमें क्या करना चाहिए उनको? जी देखिए, ये सवाल आपका है और हमारे पास सुबह से मुझे लगता है कितने फोन मेरे पास पर्सनली क्यों नहीं आ गए हैं इस चीज के लिए। हम जब पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, फुल मून की बात कर रहे हैं, यानी चंद्रमा अपनी सबसे पावरफुल स्टेट में है। प्रेग्नेंट लेडीज पर जब भी चंद्र ग्रहण होता है असर पड़ सकता है, पड़ेगा किसी ने नहीं कहा, पढ़ सकता है। अब कैसे पढ़ सकता है, पहले इस चीज को साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि जब फुल मून डे होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमने हाई टाइड्स जो हैं वो देखी हैं, तो यानी कि चंद्रमा की किरणों का पानी पर जो है वो असर पड़ता है, फोर्स के कारण जो है वो तरंगे कितनी ऊंची जाती हैं। अब हमारे अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं
जब बच्चा जिस सैक में होता है, जब गर्भ में होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड में सॉल्ट टू वाटर जो रेशो है वो वही है जो कि सी वाटर में देखी गई है। तो इसलिए ये कहा गया है कि इन पर असर पड़ सकता है, पड़ेगा। दोबारा मैं बोल्ड में कह रही हूं, किसी ने नहीं कहा, तो जरूरी नहीं है, इस चीज से डरना नहीं चाहिए कि प्रेग्नेंट हैं तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पहली बात, जो लोग हमें भारत से देख रहे हैं, हमारे साथ भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ सूतक के कोई भी नियम जो है वो लागू नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है वो इंडिया में दर्शनीय नहीं है, तो आपको पहले ही टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात, किन पर पड़ सकता है? अब ये सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज नहीं, कोई आपको राशि अपनी पता है या नहीं पता है, या वैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, जिनका चंद्रमा कमजोर हो, कुंडली में जो है अच्छे घर नहीं है जो उनमें विराजमान हो, चंद्रमा जो है वो शनि के साथ बैठे हो, राहु के साथ बैठे हो या केतु के साथ युति बनाकर बैठे हो, उन पे चांसेस हैं कि चंद्र ग्रहण का असर हो। अब वो क्यों हो सकता है? क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, हमारी सोच का कारक है। तो जब चंद्रमा कमजोर होता है ना, वैसे ही मन में जो है ना वो नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा आते हैं, लोगों में एंग्जाइटी होगी, मन जो है वो कमजोर है, दिल जल्दी लगता नहीं है, सॉलिट्यूड, लोनलीनेस जैसी फीलिंग्स जो है, मूड स्विंग्स जैसी फीलिंग्स जो है वो परेशान करती रहती हैं। दूसरी बात, मैं बहुत बार ये बात मैं चंद्र ग्रहण के यूजुअली के टाइम कहती हूँ कि अपने मन को एकाग्र रखना, फोकस रखना, पॉजिटिव सोच रखना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का जमाना है, और छोटा सा श्वेता जी मैं एग्जाम्पल सोशल मीडिया का ही एल्गोरिदम समझाने की कोशिश करूँ। हम सब जब रील्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि आप फूड से जुड़ी हुई, ट्रैवल से जुड़ी हुई, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई जब रील्स के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं तो आपको बार बार वैसी रील्स और ज्यादा सोशल मीडिया जो है वो दिखाना शुरू करता है कि आपका इसमें इंटरेस्ट है। उसी तरीके से यूनिवर्स का एल्गोरिदम भी इतना ही स्ट्रांग है, जब आप पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं ना, इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, वो और ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं कि आप पॉजिटिव ही सोचें। बिल्कुल। संजय जी हमारे साथ है। संजय जी देखिए, हम ये महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर दिखा रहे हैं। गुड न्यूज टुडे मतलब कि सकारात्मक चैनल, पॉजिटिविटी देने वाला चैनल। ग्रहण काल में हम लोग हैं। दो सवाल है मेरे आपसे। पहला सवाल ये कि इस ग्रहण से हम सकारात्मक ऊर्जा कैसे ले सकते हैं और कौन सी ले सकते हैं, कौन सी वो पॉजिटिव चीज है जो हमें मिल सकती है। दूसरा बड़ा सवाल ये कि ग्रहण काल जब समाप्त होगा तो उसके तुरंत बाद क्या करना है। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। देखो, चंद्रमा जो है हम कहते हैं मन का कारक है, और चंद्रमा आज जो है पूर्णिमा की रात है, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है, और चंद्रमा हमेशा अमृत बरसा रहा होता है, क्योंकि अमृत काल जिसको बोलते हैं हम, सुबह 4 बजे का जब टाइम होता है और जो एक ग्रहण पड़ रहा है आज जो है एक तरीके का अमृत काल के अंदर ही इस ग्रहण का प्रभाव है। और भारतवर्ष की अगर हम बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, तो आज के दिन जो ब्रह्म मुहूर्त है, या हम कहेंगे चतुर्सागर योग है, क्योंकि सारे ग्रह जो है 4 ग्रह एक साथ विराजमान हैं, तो आज के दिन चंद्रमा जो है अमृत बरसा रहा है। और आज के दिन पॉजिटिविटी ये है कि चंद्रमा का जब ग्रहण है उस वक्त जो है आप मन से कोई भी प्रेयर करें। कहते हैं कि पहले जो ऋषि मुनि थे बहुत बरसों तक जो है तपस्या के लिए जो है ग्रहण का मुहूर्त देखते थे, कि ग्रहण में एकांतवास में जाकर के जो भी पूजा पाठ, जप तप व्रत किया जाता है, या ध्यान लगाया जाता है, या मेडिटेशन किया जाता है, या कोई सिद्धि की जाती है, तो उसका 100 गुना क्या 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो एकांतवास में अगर हम बैठ के कोई भी पूजा कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, और चंद्रमा कहते हैं मून को देख करके जो है अगर हम प्रेयर कर रहे हैं कुछ भी, क्योंकि ग्रहण जरूर है परंतु आप एकांतवास में बैठ करके और कोई भी प्रेयर करते हैं तो उसका फल जो है बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है हमारी जिंदगी में। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा हमारी बॉडी का जो है लेफ्ट पार्ट है, राइट पार्ट जो है सूर्य है और लेफ्ट हमारा चंद्रमा है। दोनों ग्रह हमारे प्रत्यक्ष ग्रह हैं। चंद्रमा और सूर्य 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं। और अब जब स्वर की बात करें तो हमारा जो राइट नासिका है उसमें जो है सूर्य स्वर है और लेफ्ट में जो है चंद्र स्वर होता है। तो आधा शरीर हमारा जो है मां से आता है और आधा हमारे पिता से आता है, तो उसमें संस्कार की बात भी होती है। और प्रत्यक्ष जब भी जिस भी जीव का इस संसार में जन्म होता है, जैसे अभी प्रेगनेंसी लेडी की बात की गई कि प्रेग्नेंट जब होती है लेडी तो उसके अंदर जो है जब तक सोल नहीं आ जाए, प्राण ना आ जाए, तब तक जो है जीव का जन्म नहीं होता। और प्राणों का कारक, आत्मा का कारक क्या है? सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही हमारे शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश करती है। कौन से द्वार से? सूक्ष्म द्वार क्या है? नाभि का जो हिस्सा है उसी से ही हमारी जो है
कॉर्ड जुड़ी होती है। और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी मस्तिष्क का कारक है, हमारे अंदर जल तत्व का कारक है। तो जीवन के अंदर जो जल की उत्पन्नता है या मातृत्व भाव की उत्पन्नता है, पहला शब्द बच्चा जब बोलता है संसार में तो मां शब्द का उच्चारण करता है। और मां के ऊपर भी आप देखें चंद्रमा है, भगवान शिव के मस्तिष्क पे भी चंद्रमा है और गंगा जी जल विराजमान है। तो जल से ही हमारा जीवन उत्पन्न हुआ है और नर से ही जो है, नारायण से ही नर बना है, इंसान बना है। और पृथ्वी जो बनी है वो जल से ही उत्पन्न हुई है। और तो भगवान जल तत्व की बात हो रही है और चंद्रमा, और जैसा कि आपने भी बताया कि मन का कारक होता है और हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, जो एक आध्यात्मिक एंगल से हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ नीतू हमारी संवाददाता लगातार जुड़ी हुई है, जो पहले जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। नीतू, अब शायद आप सीपी से जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, वहां पर क्या कुछ आप देख रही हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, जरा हमें दिखाएं और बताएं। देखिए, पहले तो मैं जंतर मंतर से आप लोगों से बात कर रही थी, वहां तो तमाम जो खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे वो भी मौजूद थे, लेकिन इस वक्त मैं सीपी में मौजूद हूं। और अगर मैं बात करूं तो अभी चांद दिखा रहे हैं हम अपनी स्क्रीन पे, बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है आज का चांद, क्योंकि देखिए आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, पूर्णिमा वाले दिन चांद भी पूर्ण होता है और उस पर जो ग्रहण है, और हमें खगोल शास्त्रियों ने भी बताया था कि आज चांद जो है थोड़ा सा अलग देखने को लग रहा है, क्योंकि इसका कलर जो है येलोइश है। इस वक्त जब हम जंतर मंतर पे मौजूद थे श्वेता, वहाँ रौनक कुछ और ही थी। हमने बच्चों से बात की, तमाम पेरेंट्स वहाँ मौजूद थे, खुद खगोल शास्त्री ने भी हमें बताया कि क्या कुछ खास होता है आज के दिन। वहीं अगर मैं अभी की बात करूँ तो अब कुछ वक्त बीत भी चुका है ग्रहण का, और तब से ज्योतिषाचार्य जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, इतना कुछ उन्होंने हमें बताया कि ग्रहण वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है और जीएनटी पर जो ये मेगा कवरेज चल रही है ग्रहण की, वो जारी है। मेरे सहयोगी ने आपको चांद तो दिखा दिया, कितना खूबसूरत नजर आ रहा है और पूर्ण चांद कैसा दिख रहा है आज ग्रहण वाला। हाँ। लेकिन इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे लोग जो हैं अब वो घरों को जाने लगे हैं, क्योंकि रात का वक्त बढ़ता जा रहा है। लेकिन जीएनटी पर बिल्कुल ये महा कवरेज लगातार जारी। नीतू हमारे साथ रही है, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने जान लिया कि तमाम राशियों को कितना असर उन पर होगा, दान उनको किस तरह का करना चाहिए और कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसी को वास्तु के साथ भी जोड़ देती हूँ, तो जरा अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, तमाम राशियों को वास्तु के हिसाब से क्या कुछ बदलाव अपने घर में या अपनी दिनचर्या में या आने वाले कुछ दिनों तक करना चाहिए? अरविंद जी, देखिए ऐसा है जैसे कि हमारे दिवाकर जी ने बताया ही है कि मेष से लेके मीन राशि वालों को क्या दान देना है, कैसे क्या उनका प्रतिफल रहेगा। लेकिन मेष से लेके मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए मैं संक्षिप्त में और बड़ी स्पीड के साथ आपको बता जाता हूं। जैसे कि मेष राशि जिन व्यक्तियों की है, उनके ग्रहण सप्तम हाउस में लगा है, वो पति पत्नी आपस में मधुरता का जो है व्यवहार करें एक दूसरे से, और खास करके पति अपने चरित्र के विषय में पूरी तरह से ईमानदारी का बर्ताव करें। अब दान क्या करें उस के लिए मैं बता देता हूं कि चंद्रमा से संबंधित और शुक्र की ये राशि है तुला, उससे संबंधित दान करें। और जो तुला राशि में ग्रहण पड़ा तो ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा कोई अरिष्ट प्रभाव है, इतना कुछ नहीं है, क्योंकि शुक्र की ये राशि है और यह राशि शुक्र की अपनी स्वयं की राशि, तो इतना अरिष्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो दान करें अपनी जो है चावल से संबंधित, सफेद वस्त्र से संबंधित, दूध दही आदि से संबंधित। अब बात आती है वास्तु का। तो देखिए वास्तु के विषय में ऐसा है कि यदि आप इस टाइम पे कोई भी आपका घर वास्तु से संबंधित खराब है, यानी कहने का तात्पर्य वास्तु दोष वहां निर्मित हो रहा है, तो सीधे आंख बंद करके आप भगवान विष्णु की आराधना करें, निश्चित रूप से आपका ठीक होगा। जिनकी वृष राशि है उनके ग्रहण ये षष्ठम हाउस में पड़ रहा है, और षष्ठम हाउस रोग व्याधि बाधा का घर होता है, कोर्ट कचहरी का घर होता है। कंपटीशन में जो बच्चे सफल होते हैं उनके लिए भी षष्ठम हाउस का ही देखा जाता है। तो जिनकी कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार का कोई बर्ताव चल रहा है, वो अपनी जो है बर्ताव को बहुत ही सॉफ्ट रखें। हो सकता है थोड़ी सी बात आपकी कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए, और रोग व्याधि बाधाओं से यदि आप ग्रसित हैं तो पूरी तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इसमें यदि हो सके तो दान जो आप करते हैं वो बुध से संबंधित आप दान जो है गाय को चारा खिलाएं और गौ को दान करें। इसके अलावा आपकी जो जिनकी मिथुन राशि है उनके ये ग्रहण पंचम हाउस में पड़ रहा है, और पंचम हाउस में 3-4 चीजों का मेन है। प्रेम प्रसंग संबंधित, जो स्त्रियां गर्भिणी हैं उनसे संबंधित, और जो छोटे बच्चे हैं शिक्षा के प्रति आतुर हैं वो अपनी शिक्षा पे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं वो सभी व्यक्ति सिंह से संबंधित
यानी जो आपको दान करना है वो आप जो है लाल वस्तुओं का दान करें, और जो प्रेम प्रसंग वाले व्यक्ति हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बर्ताव करें एक दूसरे से, ताकि उनके इसमें किसी प्रकार का तनाव ना आए। जिनकी कर्क राशि है उनके ग्रहण जो है चतुर्थ हाउस में लग रहा है। चतुर्थ हाउस आपके भूमि, भवन, वाहन और मां का स्थान होता है, लग्जरी हाउस होता है। कोई भी आप निर्णय 15 दिन के अंतराल में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि जो चतुर्थ हाउस है वो चतुर्थ हाउस है भी चंद्रमा का, और ग्रहण भी जो लग रहा है चतुर्थ हाउस में लग रहा है जिनकी कर्क राशि है। तो वो निश्चित रूप से कोई भी भूमि भवन को लेना है, बेचना है, खरीदना है, वाहन का है, मां का है, आप कम से कम 1-1.5 महीने तक किसी प्रकार का कोई निर्णय ना लें। जिनकी सिंह राशि है उनके ग्रहण पराक्रम स्थान पे है। अपनी छोटे भाई बहनों से बर्ताव बड़े मृदुलता के साथ करें, और कोई भी काम यदि आपका होना हो तभी आप उस काम के लिए बाहर जाएं, ट्रेवल करें, यात्रा करें या वहां पे प्रयास करें। यदि नहीं होना हो तो बेवजह का आप संघर्ष ना करें, क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत आपसे पराक्रम स्थान का करा सकता है। जिनकी कन्या राशि है उनके स्थान ये जो है द्वितीय स्थान पे है, वो अपने बचे हुए धन का उपयोग बड़े अच्छे से करें, और भूल करके इस टाइम पे शेयर बाजार की तरफ वो ज्यादा प्रयास ना करें, अदरवाइज उनको हानि लग सकती है। जिनकी तुला राशि है उनके लगन पे ये ग्रहण है। अरविंद जी, 130 साल के बाद ये महासंयोग, ये दुर्लभ संयोग है जिस पर आज यहां पर चर्चा हो रही है। तमाम पहलुओं को हमने अपने महापैनल से जानने और समझने की कोशिश की। राशिवार भी हमने आपको बताया कि किस तरह से इस चंद्र ग्रहण का राशिवार लोगों पर असर या फिर प्रभाव पड़ेगा। तो अब सीधे चलते हैं, क्योंकि समय की भी अभी कमी है और सबसे और कुछ जानकारियां लेनी है। तो नंदिता जी हमारे साथ बनी हुई है। नंदिता जी, आपसे यह समझना चाहेंगे कि बताया ये जा रहा था कि जो पश्चिमी देश है मुख्य तौर पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो उधर ही पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से आपसे बात हो रही थी, आप कह रही थी कि भारत में भी वो इलाके जो समुद्री इलाके हैं, जो जल क्षेत्र है जिस तरफ, उधर भी कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं। किस तरह के ये प्रभाव होंगे? जी देखिए, जब भी हम ग्रहण का एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर जो प्लैनेट्स की प्रोजेक्शन होती है उसको स्टडी करके करते हैं, और उससे फिर एरिया को मार्कआउट करते हैं कि कहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले स्वाति नक्षत्र पे ग्रहण पड़ रहा है तो उसका स्वामी राहु, दूसरा तुला राशि पे तो उसके स्वामी शुक्र। शुक्र का एरिया होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। भारत का जो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है और चंद्रमा का ग्रहण पड़ना यानी ल्यूनर एक्लिप्स है, तो उसका मतलब जल तत्व। तो यहाँ पे मुझे कुछ टर्ब्यूलेंस होते हुए नजर आती है। बे ऑफ बंगाल में कुछ ना कुछ वेदर चेंजेस या वेदर कुछ साइक्लोनिक स्टेट भी बन सकते हैं। वैसे ही चंद्रमा और केतु, चंद्रमा क्या होता है? स्त्री का कारक, माता का कारक। केतु क्या होते हैं? स्पिरिचुअलिटी का कारक, रिलीजन का कारक। राहु हो गए वेस्ट का कारक, साउथ वेस्ट का कारक, और जो ये टोटल, और केतु नॉर्थ ईस्ट का। अब आप जब देखेंगे इन सारी चीजों का समावेश, नॉर्थ ईस्ट साइड में रिलीजियस टर्ब्यूलेंस होनी शुरू हो गई। इधर केरला फाइल्स का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे होना शुरू हो गया। अगेन फीमेल से रिलेटेड रिलीजियस कॉन्फ्रंटेशंस हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि क्योंकि ग्रहण के आसपास ही ये सारी स्थितियां बन रही हैं, ये थोड़ा सा टर्बुलेंस और ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाएंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी होते हैं वायु। वायु का डायरेक्शन होता है नॉर्थ वेस्ट का। तो भारत की नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में भी थोड़ा सा टर्बुलेंस या युद्ध जैसी स्थितियां या कुछ ना कुछ इस तरह की एक एक्टिविटीज हो सकती हैं, कैलामिटीज हो सकती हैं जो नॉर्थ वेस्ट साइड में हो। अभी आप देखेंगे केदारनाथ में एक ग्लेशियर को बोल रहे हैं कि दे ऑलमोस्ट अबाउट टू स्प्लिट। आप उसको देखेंगे ग्रहण के आसपास ही, कल ही इसकी एक न्यूज आई और केदारनाथ की यात्रा रोकी गई है। बद्रीनाथ धाम में इतनी मेजर लैंडस्लाइड हुई है। तो ये सारे जो इंडिकेशंस जब आप देखते हैं, जो ग्रहण का पाथ होता है और ग्रहण के आसपास प्लैनेट्स के क्या इम्पैक्ट होते हैं, वो इम्पैक्ट यहाँ पे नजर आए। भारत की वैसे भी कर्क राशि है, चतुर्थ भाव में ग्रहण हो रहा है, यानी कि आपके अपने घर के अंदर ग्रहण पड़ रहा है। तो घर के अंदर का क्या मतलब है? अंतरकलह की स्थितियां। ये मैं आपके उसमें 2 दिन पहले भी इस बात को बोल रही थी कि भारत के अंदर अंतरकलह की स्थितियां। और कैसी अंतरकलह की स्थितियां? रिलीजियस या स्पिरिचुअल लीडर्स को भी इससे बहुत संभल के रहना चाहिए, और मैं तो कहती हूँ एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी संभल के रहना चाहिए। कोई भी चीज करें, अन्यथा आप और ज्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इस तरह के इंटर कॉन्फ्रंटेशन, रिलीजियस कॉन्फ्रंटेशन ज्यादा इस समय एक्टिवेटेड होते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल विधि की चीजें जो भी हैं, लीगल एक्शन। बिल्कुल नंदिता जी। जी 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 जी, हमारे साथ मनीषा जी भी मौजूद है। मनीषा जी, वास्तु का कोई टिप जो आप देना चाहें? जी बिल्कुल। पहले थोड़ा सा मैं नंदिता जी के साथ ऐड कर दूं कि क्योंकि मार्स का भी अब राशि परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लैंडस्लाइड्स वाली स्थितियां जो हैं या भूमि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो नजर आ सकती हैं। उसके साथ साथ कोई हिस्टोरिकल जजमेंट आने के चांसेस भी नजर आते हैं। मौसमी परेशानियां तो नजर आ ही रही हैं।
वास्तु की टिप, आपको अपनी राशि पता है या नहीं पता है? अगर आपके घर में धन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्याएं जुड़ी हुई हैं तो आज समझिए कि चंद्रमा जल के कारक है। और अगर आपके घर में लीकेज जो है वो चलती रहती है, पानी का जो है वो दुरुपयोग होता है, पानी जो है वो बहता रहता है, तो इसे अब ही जल्दी से जल्दी इसे ट्रीट कराना चाहिए, क्योंकि लीकेज जितनी होगी धन हानि उतनी ही होगी। बिल्कुल। और संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आप कह रहे थे कि कुछ विशेष, कुछ खास आप हमारे टेलीविजन पर हमारे जरिए कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखो, जो न्यूज शब्द बना है, न्यूज शब्द, हाँ। वो भी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ को जोड़ के बना है। तो न्यूज जो बना है वो भी सारी डायरेक्शंस को मिला के बना है। दूसरी चीज, अभी जो हम बात कर रहे हैं इस ग्रहण की, वो तुला राशि के अंदर है, उसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है। तो मैं कहूंगा साउथ ईस्ट जो होता है वो शुक्र की दशा है, तो उसको साफ रखना चाहिए। और चंद्रमा जो कारक है वो हमारा जो है नॉर्थ वेस्ट का कारक है। अगर आपको नई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको नॉर्थ वेस्ट को भी क्लीन रखना पड़ेगा। और राहु कारक है हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन का। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है आपके जीवन में जो है उपयोगी बहुत ज्यादा होती है। कोर्ट कचहरी, पुलिस मुकदमा अगर होता है तो राहु देता है। और केतु आपके स्पिरिचुअलिटी देता है, क्योंकि केतु आपका नॉर्थ ईस्ट का स्वामी है और सूर्य जो है वो ईस्ट का स्वामी है और शनि जो है वेस्ट का स्वामी है। तो सारी की सारी जो डायरेक्शंस है हमारी, वो आज का जो ग्रहण है वो 3 या 4 डायरेक्शन को कवर कर रहा है। और आज का दिन जो है चतुर्सागर योग है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चंद्रमा जो है नॉर्थ वेस्ट का स्वामी होने के कारण से भारतवर्ष में जो हम देख रहे थे इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। और सभी राशि और नंबर वालों की भी मैं बात कहना चाह रहा था, बीच में ऐड करना चाह रहा था 1 मिनट में। एक नंबर जो है सूर्य का है, तो सूर्य वालों को जो है बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य अपने आप में एक पावर है। दूसरा, 2 नंबर वाले जो हैं उनके लिए चंद्रमा जो है उनका स्वामी है। 2 नंबर जिनका है उनके लिए मन की स्थिति को मजबूत रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा लाभ रहेगा। 3 नंबर गुरु का है, गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गु जमा रू, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए वो गुरु है, तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। और 4 नंबर जो है राहु का है, तो राहु जो है आपके जीवन में कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में ही जो है ग्रहण लग रहा है, स्वाति नक्षत्र में। तो आपके लिए बड़ा उपयोगी रहने वाला है। कोई भी मुकदमा, कुछ भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में वो सब सॉल्व हो जाएगी। और 5 नंबर जो है बैलेंसिंग नंबर है, बुध का नंबर है, न्यूट्रल नंबर है। तो आप अपने जीवन में बैलेंस बना करके रखें, मन को शांत रखें और ध्यान लगा करके रखें, इससे विशेष लाभ रहेगा। 6 नंबर जिनकी तुला राशि और 6 नंबर है, लग्जरियस लाइफ उनकी होने वाली है। अगर कोई गाड़ी वाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई लग्जरी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही अच्छा होने वाला है जिनका 6 नंबर है। और 7 नंबर केतु का है, स्पिरिचुअलिटी का है। तो ये ग्रहण जो है आप देखें कि चंद्रमा के साथ है। अपनी मन की स्थिति को अगर आप स्ट्रांग रखेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, धार्मिकता अपने अंदर लाएंगे, धर्म कर्म को बढ़ाएंगे, तो आपके अंदर जो है काफी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, उससे लाभ रहेगा। 8 नंबर जो है शनि का है, और शनि अभी स्वग्रही अपनी राशि के अंदर विराजमान है और कलयुग के न्यायाधीश भी शनि है। तो शनि को अपना मजबूत रखें और शनि के मंत्रों का जाप करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। और 9 नंबर आप देखें प्रकृति का नंबर है और मंगल का नंबर है। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है, पृथ्वी जो लोक है, वो पूरा 9 पर ही आधारित है, क्योंकि 9 ग्रह हैं इसके अंदर, 360 डिग्री का ब्रह्मांड है जी। 108 जो है रुद्र हैं। तो हम सब जो है 9 पे डिपेंड करते हैं, 9 माताएं हमारी। तो 9 को समझें और अपने जीवन में जितनी डायरेक्शन है सब डायरेक्शंस का पालन करें। डायरेक्शन का मतलब बिल्कुल यह नियमों की बात है और अपने सभी तमाम नियमों का पालन हमें करना चाहिए। चाहिए। अरविंद जी, 1 मिनट में बाकी बची 6 राशि, वक्त की कमी है। जी जी जब मैंने यहाँ पे तुला तक कहा था, तुला के बाद वृश्चिक जिनकी राशि है उनकी ये ग्रहण द्वादश स्थान में है, वो अपने भ्रमण के में जो है ध्यान देंगे और अन्य व्यर्थ का कोई खर्च ना करें। जिनकी धनु राशि है उनके ये ग्रहण आय स्थान पे पड़ रहा है, उनके लिए एक थोड़ा सा अच्छा ये है कि शेयर बाजार से जो है कुछ कमा सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक लगाएंगे तभी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके लगा दें। धनु राशि के लिए ये ठीक है। मकर राशि जिनकी है उनके यह ग्रहण कर्म स्थान पे लग रहा है और वह अपने कर्म के प्रति समर्पित रहे, अपने उच्चस्थ अधिकारी या अपने नीचे वाले जो है स्टाफ से किसी प्रकार का बर्ताव ऐसा ना करें, क्योंकि उनके ट्रांसफर की जो स्थिति बन सकती। जिनकी कुंभ राशि है उनके यह स्थान भाग्य स्थान पे है और भाग्य उनका जो है अत्यधिक प्रबल हो सकता है, क्योंकि कुंभ मीन्स होता घड़ा, जैसे घड़ा भरा है, हरा है, उसी प्रकार उनका भाग्य हरा भरा रहता है। आखिरी राशि मीन है। मीन माने हैं मछली, जैसे मछली की आकृति होती अतिशय चलना और अतिशय ज्यादा जो है भ्रमण करना।
तो वह अपने इस चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अष्टम हाउस जो है वो आपका मार्केश है। स्वास्थ्य से संबंधित विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अष्टम और सप्तम और द्वितीय दो को ही बहुत ज्यादा, इन तीन को ही बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बिल्कुल, दिवाकर जी हमारे साथ बने हुए हैं, एक आखिरी सवाल उनसे भी ले लेते हैं। दिवाकर जी, आपने तमाम राशियों के बारे में बताया, उसमें से ये बताइए कि कईयों के बारे में हमें सुन के लगा कि उनकी राशि पर कुछ विपरीत इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे लोग एक कुल जमा ये बताइए कि सारी चीजों को पॉजिटिविटी में अगर बदलना हो, सकारात्मकता में बदलना हो, तो वो क्या ऐसा करे, किसका जाप करे, कौन से मंत्र का जाप करे जिससे कि सब कुछ शुभ ही शुभ हो? देखिए, पहली बात तो भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप करें तो बेहद सकारात्मक परिवर्तन होगा। लेकिन एक बात, जैसे वास्तु की बात चल रही थी, तो मैं यहाँ निवेदन करना चाहूंगा सभी पूरे जो लोग भी कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि बुध भी पीड़ित हो रहा है, बृहस्पति पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है और चंद्र पीड़ित है। तो प्राकृतिक चीजों का संरक्षण करना बहुत ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि जब हमारा बुध कमजोर होगा तो हमारी बुद्धि कमजोर होगी, और ऐसे में बुध को मजबूत करने के लिए वनस्पतियों का ध्यान रखना चाहिए। तो अपने राशि के अनुसार फलदार वृक्ष तथा जो पंच पल्लव है, आम, पीपल, पाकड़, बिल्कुल दिवाकर जी, यानी प्रकृति के जितना करीब हो सके, जितनी सेवा प्रकृति की हो सके वो करनी चाहिए। वक्त की कमी है दिवाकर जी, माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ। तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस महा कवरेज में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।